हमारी सरकार आने के वक्त थी। इनमें से कुछ परमानेंट रूप में काम कर रहे हैं, करीब 33,000, और करीब 17,000 गेस्ट टीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं। और उसके बाद में क्योंकि अब क्लासरूम नहीं बनवाए, बच्चे बढ़े हैं, तो उसके बेसिस पे उसको कैलकुलेट करते हुए आईटी के फॉर्मूले के आधार पर और तमाम और जरूरतों के आधार पर 9,000 करीब 9,000 टीचर्स की पोस्ट और हमने एडिशनल क्रिएट की थी, जो बार बार हमारे कोर्ट में भी क्योंकि केसेस जाते हैं तो वहां भी हमने कोर्ट माननीय अदालत को भी सूचित किया है। तो वो लगभग 9,000 पोस्ट वेकेंट थी टेक्निकली, लेकिन हाँ मुझे पता है, हाँ वो भी 9,000 पोस्ट पे गेस्ट टीचर्स की के थ्रू भरने की हम वो कर रहे थे, अभी निकाली हुई है। दूसरा, सिर्फ संज्ञान के लिए मैं कह रहा हूं, कंसर्न हम भी हैं और हम हैं, तभी सदन चर्चा भी कर रहा है, तभी मैं एक चिट्ठी भी लिखता हूं एलजी साहब को। लेकिन थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि नेता प्रतिपक्ष यहां बात रख रहे थे कि भाई आप करिए आप करिए। अरे हुजूर, आपकी सरकार ने सर्विसेज मैटर को अपने अधीन एनक्रोच करके रखा हुआ है और उस पर हाईकोर्ट की मोहर भी लगी, हम उस पर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो जैसे डीडीए आपके पास है, जैसे दिल्ली पुलिस आपके पास है, डीडीए के फैसले पे, दिल्ली पुलिस के उस पे आप हमेशा नीति बनाते रहे हैं, आप बनवाइए एक बार। यहां तो प्रतिपक्ष हम हो रहे हैं सर्विसेज के मैटर्स पे, तो हमसे तो पूछा ही नहीं जा रहा है, हमसे और सारे लड़ाई इस बात की है। तो अभी तो सर्विस आपके, अब मुझे नहीं पता कि जब आप ये कहते हैं कि ये करिए, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप मुझसे कह रहे हैं कि ये करिए, आप एलजी साहब से कह रहे हैं या राजनाथ सिंह जी से कह रहे हैं या मोदी जी से कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि सर्विसेज लोकतंत्र की हत्या करके किसी चुनी हुई सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग लेने का कुकर्म जिन लोगों ने कर रखा था ऑर्डर पास कर करके, तो थोड़ा सा अगर इतना ही कागजों पे अपने आप को सर्विसेज का इंचार्ज लिखवाने का शौक है, तो थोड़ा सा उस सर्विसेज के इंचार्ज की भूमिका भी निभाइए। थोड़ा सा उस सर्विसेज के तहत आने वाले दिल्ली सरकार के चाहे अध्यापक हों, शिक्षक हों, माने और क्लर्क्स हों, अधिकारी हों, उनको भी भरिए। सिर्फ हाकिम बनने के लिए हाकिम और बाकी जनता त्रस्त रहे और फिर यहां बैठ के हम भाषण दें कि ये करिए, ऐसे नहीं चलेगा। सर्विसेज है आपके पास में भी हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत, करिए, या दो वापस हम करके दिखा देंगे। अध्यक्ष महोदय, तो मुझे अभी समझ नहीं आया कि एलजी को एड्रेस कर रहे थे, मुझे एड्रेस कर रहे थे, या क्योंकि सर्विसेज तो अब अगर देखें, सेंटर का मतलब तो होम मिनिस्टर भी हैं, सेंटर का मतलब तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो जैसा भी हो वो स्पष्ट कर सकते हैं बाद में। तो एक बार एलजी साहब से बात कर लें, आप तो रोजाना उनके साथ बैठते हैं, हमारी फाइलें गुपचुप तरीके से वैसे ही आपको सारी दिखाते हैं, वो आपको सारी फाइलें हम तक साइन करके हमको बाद में भेजते हैं, पहले आपके पास वो मिल जाती है, उनकी फोटोकॉपी आप मीडिया के थ्रू आपके थ्रू जल्दी आ जाती है हमारे पास। हमारा सरकारी चैनल तो थोड़ा स्लो है, उनका आपका वाला चैनल काफी फास्ट है। तो एक बार बैठ के उनसे बात कर ली जाए, आप भी कर ले। खैर, अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है, 2.5 साल से हम भी इस पर कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल सरकार चलाने के क्रम में कई बार मुझको ये कहते हुए दुख भी है और चिंता भी है, डेमोक्रेसी की स्थिति को देखते हुए, कि जिसे हम सरकार कह रहे हैं, ये सारा सरकारी काम, और मैं सरकार का हिस्सा होकर ये कह रहा हूं, मैं सरकार में एक मंत्री होकर ये कह रहा हूं कि हमारे देश की पीड़ा ये है कि जिसे हम सरकार कहते हैं, ये सारा सरकारी तामझाम, कई बार मुझे लगता है ये सरकार, ये जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए है या उसको बढ़ाने के लिए है। ये सरकारें, ये सरकारी दफ्तर, ये सरकारी तामझाम इतना ऊपर से नीचे तक हमने खड़ा कर रखा है, ये लोगों के काम में सहूलियत देने के लिए, लोगों के काम को सहूलियत रोकने के लिए। जैसा मैंने कहा, 50,000 टीचर्स काम कर रहे हैं अभी, बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं सब, खूब ट्रेनिंग्स हुई हैं, खूब अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस
और कुछ सैलरी फैसिलिटीज को छोड़कर क्लासरूम में खड़े होकर आप कह नहीं सकते कि ये टीचर परमानेंट है कि गेस्ट टीचर है, क्योंकि दोनों बड़ी तन्मयता से पढ़ा रहे हैं। अध्यापक का काम एकदम ठीक से चल रहा है, अध्यापन का काम। अब वो काम ठीक से चल रहा है, बच्चे खुश, पेरेंट्स खुश, टीचर्स खुश, प्रिंसिपल खुश, जनता खुश, सरकार दुखी। बोले नहीं नहीं, ये तो ठीक से नहीं चलना चाहिए, अब इसमें टांग अड़ाओ। और अभी टांग बोले ये कैसे पढ़ा सकते हैं, 17,000 टीचर बड़े निश्चिंत होकर पढ़ा रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब हम सरकार में आए तो हमने सबसे पहले इनके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती थी। इनको हर साल हटा दिया जाता था और अगले साल फिर कहा जाता था भाई अप्लाई करो, नए लोग भी अप्लाई करो, तुम भी अप्लाई करो, देखेंगे ले लेंगे। कुछ लोगों का आता था, कुछ लोगों का नहीं आता था। जब बीच में एलजी रूल था, मतलब आपकी वाली सरकार थी बीच में, तब भी यही किया गया, हमको हटा दिया गया बेचारों से फिर अप्लाई करवाया गया। फिर उन्होंने अप्लाई किया, फिर कुछ रह गए, कुछ गए, कुछ नए आए। हम जब से सरकार में आए हैं, गेस्ट टीचर्स को हटाने का ये गोरख धंधा बंद कर दिया। कंटिन्यूएशन में चल रहा है, कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। वो तो कोई काम नहीं करेगा तो फिर परमानेंट को भी निकालेंगे। कोई काम में बाधा डालेगा, कोई स्कूल से पढ़ाएगा नहीं तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। पर आप बोल रहे थे कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई, काम नहीं करेगा, जो भी प्रॉब्लम करेगा, पढ़ाने जो पढ़ा रहा है उसको नहीं निकाला। अरे 17,000 में से 17 निकाले ना, आपने तो 17,000 निकाल रखे थे। आपने तो आपकी जब 1 साल की सरकार थी, आपने 17,000 निकाले थे और हमने किसी कानून की वजह से 17 निकाले होंगे। और प्रोटेस्ट में भी निकालेंगे। पढ़ाना काम है, पढ़ाओ जाके। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि वेतन और इन सबको छोड़ के शिक्षक बढ़िया से काम कर रहे थे, अचानक उसमें टांग अड़ा दी गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली में शिक्षा का जो बढ़िया काम हो रहा था, उसमें अड़चन डालने की अब तक की सबसे बड़ी साजिश है। शिक्षकों को 17,000 शिक्षक जो पूरे तन्मयता के साथ में अपने क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ा रहे थे, उनके काम में बाधा डालने के लिए, उनका मानस डुलाने के लिए, उनके मन में हलचल पैदा करने के लिए, उनका मोरल डाउन करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी साजिश है सरकार को डिरेल करने की, काम को डिरेल करने की। और सिर्फ अरे हमारे काम में डिरेल कर दो, ठीक है, पर आप 16 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेलने के लिए इतनी साजिशें रच रहे हैं। मैं 2 दिन पहले DSSB का वो एडवर्टीजमेंट देखा। मैं शिक्षा मंत्री हूं, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि अरे शिक्षकों की नियमित भर्ती का काम शुरू हो गया, मुझे भी नहीं पता। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? बोले जी वो तो सर्विसेज मैटर है ना, इसलिए सीधे एलजी साहब के साथ डील हो रहा है। अरे सर्विस मैटर ही तो उधर ट्रांसफर्ड है हाईकोर्ट के तहत, शिक्षा तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। शिक्षा पे तो हम काम कर रहे हैं, शिक्षा देने की जिम्मेदारी तो हमारी है। क्लासरूम में क्या माहौल रहेगा, इसके लिए तो हमसे कम से कम डिस्कस तो करिए। मेरे से डिस्कस तक नहीं किया अध्यक्ष महोदय, मेरे से डिस्कस तक नहीं किया। प्लीज देखिए, मंत्री जी बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय जी बोले, कोई विधायक नहीं बोला, और अध्यक्ष महोदय करेंगे तो उचित नहीं। मैंने देखा कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में शिक्षकों की नियमित भर्ती का विज्ञापन निकला है। मुझे आश्चर्य भी हुआ, मैंने जैसे कहा, मैंने पता किया, बोले मेरे लिए आश्चर्य इसलिए था, उसमें लिखा, उसमें संजीव भाई ने रखा, उसमें एज रिलैक्सेशन का प्रोविजन है। हमने जबकि कहा हुआ है कि इसमें उनके एक्सपीरियंस को भी वेटेज होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग समय पे बहुत सारे गेस्ट टीचर्स आए हैं। गेस्ट टीचर्स को कंटिन्यू रखना, उनको नौकरी पे रखना हमारी एक जिम्मेदारी है, पर साथ साथ 16 लाख बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी मूल जिम्मेदारी है। हम क्वालिटी में समझौता नहीं करेंगे। इसीलिए जब भी हमने कहा आप अपने हिसाब से कुछ भी इंटरप्रेट करते रहिए, हमने हमेशा यही कहा है, हम आपके एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस देंगे, हम उसको वेटेज देंगे, हम ऐसा सिस्टम लेके आएंगे। और हमने वही सिस्टम बना के, जिक्र कई सदस्यों ने किया, लेकिन मैं तफसील से रख दूं थोड़ा सा आपकी इजाजत से। 6/10/2015 को हमने कैबिनेट में
ये सिस्टम बना के कि सभी गेस्ट टीचर्स को एक रिलैक्सेशन दिया जाए और उनके कार्य अनुभव को सरकारी स्कूलों में काम करने के उनके अनुभव को वार्षिक आधार पर वेटेज दिया जाए। 1 साल 2 साल 3 साल जो भी उनका अनुभव है काम करने का, उसके आधार पर उनको वेटेज दी जाए नौकरी में उनकी। इसका प्रस्ताव बना के भेजा एलजी साहब के पास में, कैबिनेट से पास करके 6/10/2015 को। हाँ 2015 याद दिला रहे हैं। 30/5/2016 को 5-2, अरे सर जुमला पार्टी के सदस्य नहीं है, आम आदमी पार्टी के सदस्य आपकी तरह से जुमले नहीं बोलते हैं, ये जुमलाबाज नहीं है। लड़कियां छेड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। लड़कियां छेड़ने वालों को बचाने पर, उनकी जमानत देने पर काम नहीं कर रहे हैं। सुनना चाहिए। लड़कियां छेड़ने पर बात हो गई, उनकी जमानत देने वालों को काम नहीं कर रहे हैं। बार बार काम करने वाले लोगों के लिए आप बार बार बोल रहे हैं। और वाजपेयी जी आपका सवाल क्लासरूम चल रहे थे, इंदर गुप्ता जी बोल रहे थे, कोई सदस्य नहीं बोला, कीप साइलेंट था पूरा सदन, रिकॉर्ड में है। सदन में ठीक से चलने देते, ना स्कूलों में ठीक से पढ़ाई होने देते। विजेंद्र जी, मैं उनको कहूंगी, आपको कहूं, आप एक सेकंड 2 मिनट करेंगे। सोमनाथ जी, मैं एक बात कहूं आपसे, आप जब बोल रहे थे एक भी सदस्य नहीं बोला। मैं बड़ा खुश था कि भाई कम से कम मीटिंग का असर दिखाई दे रहा। जब विजेंद्र जी, नहीं सिरसा जी 2 मिनट रुक जाइए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। जब विजेंद्र जी बोल रहे थे कोई सदस्य नहीं बोला, लेकिन जब से मंत्री जी बोल रहे हैं, विजेंद्र जी कमेंट्स कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। नहीं, आप सबसे ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। नहीं, अब उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, नहीं आपका जो सवाल था उसी का उत्तर आया। कोई उन्होंने गलत नहीं बोला, उन्होंने कहीं गलत नहीं बोला। देखिए विजेंद्र जी, अगर छेड़खानी करेंगे, आज अब जो सेशन चल रहा है इसमें ना बिल्कुल उन्होंने कोई कमेंट्स नहीं किया। बैठ जाओ ऋतुराज, बैठिए प्लीज। ऋतुराज जी बैठिए। ऋतुराज जी बैठिए, अनिल जी बैठिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, अलका जी, 6/10/2015 को कैबिनेट, 6/10/2015 को इसका प्रस्ताव। एक सेकंड, मैं देखिए एक प्रार्थना कर रहा हूं, माननीय मंत्री जी अगर बोल रहे हैं, हम कोई कमेंट्स करेंगे, फिर नेता विपक्ष बोलेंगे, आप बोलेंगे, तो इधर के मेरे बस का नहीं रोकना। नहीं, जब वो विजन, देखिए मेरी बात सुनिए, आज नहीं, आप बराबर बोलते रहे, उसमें कमेंट्स किया उन्होंने, बस में क्या कमेंट्स, आप पर व्यक्तिगत नहीं किया उन्हें। चलिए अब जरा साइलेंट रहे प्लीज। माननीय मंत्री जी का तैयार किया हुआ सारा विषय है, उसमें डिस्टरबेंस हो रही है, वो बड़ा अच्छा उनका चल रहा है। प्लीज सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी, ये नहीं, प्लीज रुके। ऋतुराज जी, ये ठीक नहीं है तरीका, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 6/10/2015 को अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने यह प्रस्ताव एलजी साहब के पास भेजा। 7 महीने बाद, rather 8 महीने बाद, एलजी साहब ने 30/5/2016 को यह प्रस्ताव ये कहते हुए वापस भेजा कि इसमें एज रिलैक्सेशन का तो मंजूर है, लेकिन जो वर्क
दिल्ली सरकार के साथ काम करने का वर्क का एक्सपीरियंस है, उसको वेटेज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एएसजी से राय आई है कि उमा देवी के जजमेंट के तहत ये अलाउ नहीं है। उमा देवी के जजमेंट के तहत ये किया नहीं जा सकता। अब उसके बेस पे आगे चीजें चली रही थी, हम भी ओपिनियन ले रहे थे। इसी बीच में 3/8/2016 को, डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 मई 2016 को एलजी साहब ने कहा कि मैंने भारत सरकार के अफसरों से राय ली है, कानूनी अफसरों से, कि उमा देवी जजमेंट के आलोक में वेटेज नहीं दिया जा सकता। उसके मात्र 3 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर रादर 3/8 को उमा देवी जजमेंट को क्लैरिफाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2 महत्वपूर्ण जजमेंट आए। एक 3/8/2016 को आया और एक 29/11/2016 को आया। उन 2 जजमेंट्स को मैं यहां सदन के रिकॉर्ड में, मैं कॉपीज भी दे दूंगा रिकॉर्ड के लिए, लेकिन मैं उनके कुछ हिस्से में पढ़ना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों के लिए भी, माननीय विपक्ष के सदस्यों के लिए भी, और यहां मीडिया और तमाम लोग बैठे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस उसका ये है, ये राजस्थान के संदर्भ में था। राजस्थान की सरकार ने कुछ वेटेज का फैसला लिया था, लंबी कहानी है, वहां कोर्ट में गया, कोर्ट से फिर होते होते सुप्रीम कोर्ट में आया। इस उमा देवी जजमेंट के तहत ही उसको रोकने की कोशिश की गई थी। तो कोर्ट कहता है, मैं अलग अलग जो रिलेवेंट पार्ट्स हैं वो पढ़ देता हूं जल्दी से। Whatever is the prayer of the writ petition number this, the fact remains that the members of the appellant union, जो कैंडिडेट्स थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने उनकी तरफ से, members of the appellant union are not seeking regularization of their prior services, वो अपनी प्रायर सर्विसेज को रेगुलराइजेशन नहीं कर रहे बल्कि वेटेज चाह रहे हैं, ये कहता है। तो सुनवाई के दौरान फिर जजमेंट में ऑब्जर्वेशन है, in spite of pointed question, the learned counsel for the first respondent could not point out anything in Uma Devi's judgment which either dealt with or prohibited the state from giving weightage for services rendered by employees। यानी कि अदालत ने पूछा वकील से कि भाई उमा देवी जजमेंट में कहां लिखा हुआ है कि वेटेज नहीं दी जा सकती, तो जज कह रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ पॉइंटेड क्वेश्चंस, एकदम पर्टिकुलर पूछने पर भी, द लर्नेड काउंसिल फॉर द फर्स्ट रेस्पोंडेंट कुड नॉट पॉइंट आउट एनीथिंग इन द उमा देवी जजमेंट विच ईदर डेल्ट विद और प्रोहिबिटेड, या तो उमा देवी जजमेंट में उस पर बात की हो या उसको मना कर दिया गया हो, जिक्र नहीं है इस प्रोसेस का कि उनको वेटेज दी जाए कि नहीं दी जाए। आप कैसे मना कर सकते हो उमा देवी जजमेंट पे, ये जज ने कहा। State from giving weightage for the services rendered by employees where services were used by the state either temporarily or ad hoc basis, including daily wages basis। डेली वेजेस बेसिस पे भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी भी बात उन्होंने कही। Irrespective of the regularity of their initial entry into the service, all that this court declared in उमा देवी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का ही ये वाला जजमेंट है, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं उमा देवी के बारे में। इससे बड़ा क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि कभी आया होगा। ऑल दैट दिस कोर्ट डिक्लेयर्ड ऑन उमा देवीज केस इज दैट सच पीपल कैन नॉट क्लेम टू बी अपॉइंटेड ऑटोमेटिकली ऑन द ग्राउंड दैट देयर सर्विसेज वर यूटिलाइज्ड ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड्स। यानी कोई कर्मचारी सिर्फ इस बेस पे कि उसकी सर्विसेज काफी लंबे समय तक ली गई थी, रेगुलर होने की डिमांड नहीं कर सकता, लेकिन अगर सरकार वेटेज देना चाहती है तो वेटेज देने का उसका अधिकार है। Even with reference to such claims, Uma Devi did not declare that in no case such claims should be entertained. This court opined that there is a justification to consider the case of certain class of employee who have put in 10 years of such services. आगे, Uma Devi only dealt with in relation to the execution and regularization of temporary and ad hoc services। यानी कि अगर रेगुलर करेंगे तब ये केस आता है उमा देवी का, लेकिन अगर वेटेज देंगे तो नहीं आता। इन एनी रेफरेंस टू द एनी लॉ, उमा देवी नेवर डेल्ट विद द वैलिडिटी ऑफ द जुडिशियल ऑर्डर विच हैज अटेन्ड फाइनली।
आगे कोट कहता है, द मेंबर्स ऑफ द अपेलेंट यूनियन आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर सम वेटेज फॉर द पास्ट सर्विस रेंडर्ड बाय देम. द क्वांटम ऑफ मेजर ऑफ सच वेटेज मे बी डिसाइडेड बाय द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद रैशनल पॉलिसी. इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूं क्योंकि दूसरे जजमेंट में इसका बहुत महत्वपूर्ण जिक्र है. ये एक तरह से कोर पार्ट है. The members of the appellant union are also entitled for some weightage for the past services they have rendered. The quantum of measure of such weightage may be decided by the state in accordance with a rational policy. एक पॉलिसी बना के सरकार ला सकती है. ये एक जजमेंट था. इसके बाद एक और केस हुआ. उसमें सरकार ने एक साल के लिए वेटेज के लिए 10 पॉइंट दिए, दूसरे साल के लिए 20 पॉइंट दिए और तीसरे साल के लिए 30 पॉइंट दिए वेटेज के लिए. एक कहां की गवर्नमेंट? ये राजस्थान सरकार. ये वेटेज को चैलेंज किया गया. उस चैलेंज को फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा क्लैरिफिकेशन के लिए. तो उसमें बहुत शानदार क्लैरिफिकेशन यहां तक दिया है. इन सब्सटेंस, अब दूसरा ऑर्डर है जो मैंने इसलिए 2 का जिक्र किया था. In substance, the weightage is 10 marks for experience of more than 1 year but less than 2 years, 20 marks for the experience of more than 2 years but less than 3 years, and 30 marks for the experience of more than 3 years. The complete detail of the entire system may not be relevant for the. ये कह रहा है, the learned single judge of the Rajasthan High Court, while hearing the matter, entertained the doubt whether the said weightage proposed by the state is consistent with the law laid down by this court in Uma Devi's case. आगे आता है, by this judgment under appeal, the division bench thought, though वो मामला डिवीजन बेंच में गया था, वहां डिवीजन बेंच ने ये कहा कि ये रैशनल नहीं है, इतना ज्यादा वेटेज है. डिवीजन बेंच ने कहा सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में. डिवीजन बेंच दो did not find anything wrong with the policy of giving weightage for the experience gained by the candidates, however found that the bonus marks to the extent of 30 marks is unjust and arbitrary. ये हाई कोर्ट ने कहा. The relevant portion is there. उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, it was further held that the quantum measure, अब इस जजमेंट का जिक्र कर रहे हैं कि हमने उसमें सारा डील कर लिया है, उसी में हमने कहा है, it was further held that the quantum measure of weightage could be decided by the state by adopting a rational policy in accordance with the law. In the instant case, the state itself was the propounder of the policy, giving the weightage which varied with the number of experience gained by the employees. Therefore, the state cannot be heard to say that the policy is not a rational policy. Apart from that, we do not find anything arbitrary in the policy propounded by the state. We set जजमेंट है 30 मार्क्स तक के वेटेज को इरेशनल बताने वाला, आर्बिट्ररी बताने वाले हाई कोर्ट के जजमेंट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. We set aside the judgment under appeal to the extent that it held that the state government may grant weightage bonus marks against the services experience within the cap of 15 marks. ऐसा हाई कोर्ट ने कहा था कि हम 15 मार्क्स तक दे रहे हैं, रैशनल रहेगा, 30 मार्क्स तक दे रहे हो, रैशनल नहीं है. तो उन्होंने कहा हम उस जजमेंट को भी सेट असाइड कर रहे हैं. वी सेट असाइड द जजमेंट अंडर अपील टू द एक्सटेंट दैट इट हेल्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे ग्रांट वेटेज अगेंस्ट द सर्विसेज एक्सपीरियंस विद द कैप ऑफ 15 मार्क्स. इन अदर वर्ड्स, द पॉलिसी प्रोपाइंडेड बाय द स्टेट मस्ट बी अलाउड टू ऑपरेट इन इट्स ओन टर्म. यानी कि उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया हुआ है, उसको भी वैलिडेट किया हुआ है. तो इसके बाद मुझे लगता नहीं इन 2 जजमेंट्स के बाद कहीं कोई गुंजाइश है कि हमारे 17, और मेरा पूरा विश्वास है कि 17,000 गेस्ट टीचर्स में से एक्सपीरियंस के आधार पर, नॉलेज के आधार पर और टैलेंट के आधार पर बहुत टैलेंटेड टीचर्स हैं. आपका भरोसा हो ना हो, मेरा भरोसा उल्टा है. मेरा भरोसा है कि उसमें से 17 के 17,000 इसके तहत आएंगे, क्योंकि मैं तो उनके साथ 2.5 साल से काम कर रहा हूं. अध्यक्ष महोदय, जब ये जजमेंट मेरे पास आए, मेरे संज्ञान में आए, तो मैंने 28/4/2017 को मैंने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि आप तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला रहे हैं, मैंने सुना है, क्योंकि हाईकोर्ट के रेफरेंस में उन्होंने कोई वो चलाया था. मैंने उनको कहा कि इसको पुट ऑन होल्ड एंड कंसीडर द पॉलिसी ऑफ वेटेज टू गेस्ट टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस जजमेंट. फिर 12/6/2017 को मैंने फिर से
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस देते हुए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को लिखा कि इस तरह का कोई रिक्रूटमेंट ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, इनको कंसीडर किए बिना, वेटेज दिए बिना कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया जाए। उसके बाद 27/7/2017 को, हर महीने लिख रहा हूं लगभग, 27/7/2017 को मैंने मीटिंग बुलाई जिसमें चीफ सेक्रेटरी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स थे। उसमें भी मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग की कोई पॉलिसी फ्रेम करके और तब ये अपॉइंटमेंट करिए। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे सारे एफर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट के सारे रेफरेंसेस, सुप्रीम कोर्ट के सारे क्लैरिफिकेशन सिर्फ इस बिना पे खारिज कर दिए गए कि सर्विसेज इनके पास नहीं है। अरे आपको हमसे प्यार नहीं है, कम से कम इन 17,000 टीचर्स और इन 16 लाख बच्चों से तो प्यार रखो। आपको हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगता, कम से कम उनका तो अच्छा लगता होगा, उनके लिए तो सोच लो। हम अपने लिए मांग रहे हैं क्या? अपने लिए एक पॉलिसी फ्रेम करने के लिए कह रहे हैं क्या? लेकिन ऐड निकाल दिया गया। और अब उसके बाद में ये आज जो भी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, कल मैंने ऑनरेबल एलजी साहब को भी सारे रेफरेंस को देते हुए चिट्ठी लिखी है कि आप इस सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को होल्ड कीजिए, क्योंकि सर्विसेज भले ही हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपके पास में है, लेकिन एजुकेशन हमारे पास में है। और हमने पिछले 2.5 साल में गेस्ट टीचर्स के साथ मिलकर, परमानेंट टीचर्स के साथ मिलकर एजुकेशन पर बहुत काम किया है। उनकी गेस्ट टीचर्स की ट्रेनिंग तक कराई है, बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक की ट्रेनिंग कराई है। उनके साथ में समर कैंप और तमाम जितनी चुनौती जैसे बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम सक्सेसफुली आयोजित किए हैं। पिछले साल 12वीं का रिजल्ट भी सभी परमानेंट और गेस्ट टीचर्स की मिली मेहनत से, सब मिली जुली मेहनत से एक अच्छा रिजल्ट आया है। इस सब के बावजूद अगर आप इन्हें हटाते हैं तो ये सिर्फ 17,000 गेस्ट टीचर्स के साथ नहीं, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा और बहुत बड़ी गद्दारी होगी। तो मैं समझता हूं ये आपका जो डिस्कशन माननीय सदस्य का था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो माननीय सदस्य ने एक रेजोल्यूशन पेश किया था, मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं कि इस साजिश के खिलाफ, क्योंकि ये साजिश है, मुझे इसमें सामान्य चीज नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि दिल्ली में एजुकेशन को लेके विरोधी भी मना नहीं कर पा रहे कि साहब ठीक नहीं चल रही, विरोधी भी कह रहे हैं कि ठीक चल रही है, कुछ तो चल रहा है। लेकिन ऐसे में सारी प्रोसेस को डिरेल करने का एक जो साजिश रची गई है, या अब जो भी इसको कहें, इसके खिलाफ मुझे लगता है षड्यंत्र के खिलाफ में सबको बोलने की जरूरत है। थैंक यू।